हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हब। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आपने देखा होगा जब आप कोई आयरन की चीज़ बाहर रख देते हैं छत पे तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द केमिकल चेंज इन दैट विच इज़ अकरिंग। दही जमता है वो भी केमिकल चेंज है, फ्रूट्स पकते हैं वो भी केमिकल चेंज है। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। और ये केमिकल चेंज किसकी वजह से हो पा रहा है, ये केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अब उसके बाद क्या है, इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी कि दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस बन जाता है। यानी कि एक न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट बन जाता है। तो उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये है आपका क्या, NH3 प्लस आपने ले लिया HCl और आपका बन क्या गया, NH4Cl। तो आपने अमोनिया लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड लिया और बना क्या आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है आपका, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। और इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है और प्रोडक्ट आपका इसीलिए ये बन के आया है। तो ये हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. जब दूध को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है गर्मियों में तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। आयरन के तवा पे जब रस्ट लग जाती है, बिकॉज ऑफ वॉट, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। फूड कुक होता है, केमिकल रिएक्शन उसमें भी होती है। जैसे कि आपने अंडा लिया, वो लिक्विड में है, उसकी एक स्टेट है दैट इज लिक्विड। आपने जैसे उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है। यानी कि आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जूसेस, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, और वो केमिकल्स वर्क करते हैं किस पर, हमारे फूड पर। इसलिए हमारा जो डाइजेशन होता है दैट इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन। वी रेस्पायर, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचती है और वहाँ पर ग्लूकोज बर्न होता है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है। और किसी भी प्रकार की दुनिया में कोई भी बर्निंग हो रही हो वो केमिकल रिएक्शन ही कंसीडर की जाती है, केमिकल चेंज ही कंसीडर किया जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स थे केमिकल रिएक्शन के। सो इन ऑल above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. So we have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. तो वो तो आपको पता है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. यानी कि किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन अगर हो रही हो तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि वो केमिकल चेंज है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? तो कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो उसमें कुछ तो चेंजिंग होती होगी ना। जो रिएक्टेंट था और जो फाइनल में प्रोडक्ट बना तो उनके बीच में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। उनके बेस पर आप कह पाते हो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। तो उसमें क्या कलर में चेंज हो सकता है,
स्टेट में चेंज हो सकता है। स्टेट में चेंज का मतलब लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो स्टेट में चेंज हो सकता है। कलर में चेंज हो सकता है, कोई उसमें से स्पेशल टाइप ऑफ गैस निकल सकती है, या उसमें से उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है। तो these are some changes on that basis you can say that this is the chemical change which is occurring because of chemical reaction। समझ में आया होगा। अब इसमें एक्टिविटी 1.1 हम करके देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.1, तो इसमें आपको क्या दिखा रखा है, एक टोंग ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। टोंग से क्या पकड़ रखा है, एक मैग्नीशियम रिबन पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है, मैग्नीशियम रिबन पकड़ रखा है, और बर्नर से इसको जलाया जा रहा है। और नीचे आपका वॉच ग्लास रखा हुआ है। जब ये बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक ऐश इकट्ठी हो रही है। कैसी, वाइट ऐश इकट्ठी हो रही है, जो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो पहले क्या था, वो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल चेंज किसमें चेंजिंग हो रही है, कलर में चेंजिंग हो रही है। सो बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो कैसे बर्न होता है, डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो इसी तरीके से जलता है। एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर, अभी आपको बताया था, ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाइट पाउडर क्या है, ये वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं उनको आप बार बार लिखा करो, इससे क्या है, आपको याद हो जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल कोट करना हो एग्जाम में तो आप आराम से कर सकते हो। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करो। So this powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. ओके तो अब एयर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी भी प्रकार की बर्निंग नहीं हो सकती है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में सुना होगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, और CO2 होती है उसमें, CO2 क्या करती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, और बर्निंग अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहती है। ठीक है, तो सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। दोनों में जब बर्निंग होती है, रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर एस ये फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ द एस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद आपको यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3। तो इनको हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो एक्टिविटी 1.2 क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या लिया, इसमें लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा यहाँ पर लेड आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर कैसे होते, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड स्टार्टिंग में जो थे ये कैसे थे, ये कलरलेस थे। फिर आपको इसमें येलोइश कलर दिखाई देगा, और जो कि तलछट में जाके बैठ जाएगा, यानी कि प्रिसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा जाके। तो अभी मैं आपको इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगा। उसके बाद एक्टिविटी 1.3, इसमें क्या है, आपको कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने को बोला गया है कि कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो, उनको आप डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में मिला लो। ठीक है, इनमें मिला लो, फिर देखो आप इसमें होता क्या है। इनमें मिलाने के बाद तो जैसे ही आप इसमें मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि इसमें से दोनों में से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन क्यों होगी, क्योंकि जिंक क्या है, एक मेटल है, और जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होती ही होती है, 100% होगी। और सेकंड क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिस फ्लास्क में रखी होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब इनको हम एक बार देख लेते हैं सही से।
तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा रखा है कि lead nitrate and potassium iodide both are colorless. They react with each other to form a yellow precipitate of lead iodide. Lead iodide settles down at the bottom of the tube. तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक्टिविटी 1.2 का क्या दे रखा है, लेड नाइट्रेट नीचे दे रखा है और फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, बाद में क्या बना, लेड आयोडाइड बना और साथ में क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है इसमें, येलो कलर का लेड आयोडाइड बन के जो नीचे की तरफ बैठ जाता है और उसका कलर कैसा होता है, येलोइश। तो यहाँ पर कलर में चेंजिंग हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सेकंड में आप देख रहे होगे इसमें जिंक दोनों में लिए गए और दोनों एसिड हैं, एक ऊपर HCl है, नीचे H2SO4 है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों एसिड है, दोनों के साथ रिएक्शन होती है और यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनता है ऊपर, नीचे जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन दोनों में रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि हीट भी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, यानी कि जो थर्मस जिसमें रखा गया, जिसमें फ्लास्क में रखा गया, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। सो from the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो क्या क्या होता है उसमें, चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट बदल सकती है, यानी कि स्टार्टिंग में वो मान लो सॉलिड है तो वो लिक्विड हो सकती है, लिक्विड है तो वो सॉलिड हो सकती है ना। चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग, आपने मैग्नीशियम रिबन में देखा था, मैग्नीशियम रिबन का कलर अलग था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना उसका कलर अलग है। इसी तरीके से आप फ्रूट्स में देखते हो, स्टार्टिंग में वो ग्रीन होते हैं, बाद में रेड या येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कलर में चेंजिंग हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, एक गैस बन सकती है, इवॉल्व हो सकती है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जब मेटल यानी कि जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड के साथ, HCl या H2SO4 के साथ, तो फिर क्या बना बाद में, जो भी प्रोडक्ट बना उसके साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज हो रही है, तो गैस कोई रिलीज हो सकती है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ सकती है। तो अभी वो तो आपने देखी ही थी कि जब जिंक ने HCl या H2SO4 के साथ जब रिएक्ट किया तो साथ में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मान लीजिए कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर घट जाता है, क्योंकि उसको और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है, तब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो पाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो बहुत सारी रिएक्शंस हमारे चारों तरफ होती रहती हैं। So we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. चलो, तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा हम इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल इक्वेशंस। आप इसमें केमिकल इक्वेशंस कैसे क्या होती हैं वो जानेंगे, उसके साथ साथ आप इसमें जानेंगे कि कैसे उनको बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना है आपको इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आपको क्या दिखा रखा है, एक वर्ड इक्वेशन दिखा रखी है। क्यों, आपको इसमें बताया गया है कि मान लीजिए कोई एक केमिस्ट है, अब वो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी कराता है, अगर उनको वो वर्ड टू वर्ड लिखे, यानी कि जो भी वो सोच रहा है वो वर्ड टू वर्ड लिखे, तो फिर क्या होगा, उसको 5-6 क्लर्क अपने साथ में रखने पड़ेंगे। जितनी तो रिसर्च नहीं करेगा उससे ज़्यादा तो उसके यहाँ रजिस्टर इकट्ठे हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि आपको यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन दिखा रखी है, ये क्या वर्ड इक्वेशन आपको दिखा रखी है। तो इसमें क्या आपको बता रखा है कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो जिनको सीधा सीधा लिख दिया। तो इसमें आप कैसे लिख रहे हैं, ये इस तरफ जो है यानी कि जो लेफ्ट साइड में एरो के हैं वो क्या है, वो रिएक्टेंट हैं, और जो राइट साइड में है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है।
और अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो उनको हम प्लस के साथ जोड़ते हैं, प्लस के साथ दिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगी। अब इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं एक बार। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, दिख रहा होगा आपको, ओके। और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाट, दैट इज द प्रोडक्ट। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी होगी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट हैंड साइड में दिखाया जाता है। सो द ओवरहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी कि ये जो एरो है ये किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, ये रिएक्शन जो टेक प्लेस हो रही है कहाँ से कहाँ हो रही है, यानी कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही होती है, ना कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। हाँ, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी जो यहाँ पर बता रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट से एरो किसकी तरफ बनाया गया है, प्रोडक्ट की तरफ। आगे देखते हैं। अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, दैट हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। सो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? डेफिनेटली। अभी आपने उसके वर्ड में लिखा था, वर्ड इक्वेशन लिखी थी, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड पूरा लिखोगे तो काफ़ी जगह लेगा, NH4Cl लिख दोगे तो उसको कम जगह लेगा। हाइड्रोजन लिखोगे तो काफ़ी HYDROGEN लिखना पड़ेगा, और वैसे रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में तो H2 लिख दो। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई है। Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words। क्या यूज़ करो, केमिकल फॉर्मूले किसकी जगह पे, वर्ड्स की जगह पे। तो उनको आराम से लिखा जा सकता है जैसा कि आपको यहाँ पर लिख के बताया है। So count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on both the sides? तो यहाँ पर नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम, ये कैसी है, अगर दोनों तरफ एक जैसे नहीं है तो वो कैसी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ न तो प्रोड्यूस की जा सकती है और न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में हैं उतने प्रोडक्ट में भी होंगे, तब वो बैलेंस्ड होगी। और इस तरीके से अगर नहीं लिखा है तो वो बैलेंस्ड नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होगे ये बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर आप अभी देख रहे थे, यहाँ पर ये एक मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन केवल एक है। तो ये बैलेंस्ड है, नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। और इस तरीके से जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये तो थी अनबैलेंस्ड, अब बैलेंस्ड देख लेते हैं कैसे, क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है और क्यों बैलेंस करते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। सो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया था, क्या कहता है, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। न तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। यानी कि जितना मास रिएक्टेंट में था, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में थे, उतने ही मास या नंबर ऑफ एटम्स आपको प्रोडक्ट में दिखाने पड़ेंगे। यदि वो दिखा रहे हो तब तो सही है, और अगर वो नहीं दिखा रहे हो तो वो सही नहीं है। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction, hence we need to balance a skeletal chemical equation। तो वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है, वर्ड इक्वेशन लिख रखी है। यहाँ पे क्या लिखी हुई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो द एवर वर्ड इक्वेशन मे बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर
पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसमें प्रेजेंट वो लिखने पड़ते हैं, किस किस के, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट के लिखे हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट के लिखे हैं। तो यहाँ पर जिंक कितने हैं, 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर 2 लिख दिए। यहाँ पर सल्फर कितना, 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, यहाँ पर 4 लिख दिए। और यहाँ पर जिंक कितना, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, जिंक कितना है, 1 है। सब कुछ यहाँ पर आप देख रहे होगे सब बराबर है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में था वही राइट हैंड साइड में है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स में था वही प्रोडक्ट्स में है। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब मान लीजिए ये वाली दे दी आपको, सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड, दिस इज अनबैलेंस्ड। तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये बड़े ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी आपको केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, उसको बैलेंस करने के लिए बोला जाए, तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम आराम से, बड़े ध्यान से आँख और कान खोल के बैठ जाओ। तो स्टेप वन क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको बॉक्सेस में डालते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों में लिखते हैं कितने हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ हम प्रोडक्ट के लिखते हैं, सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। ऐसा कौन सा, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, तो ऐसा कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऐसा आपको Fe3O4 दिख रहा होगा, Fe3O4 आपको दिख रहा होगा। अब उसमें भी आपको देखने हैं कि उसमें से जो कंपाउंड है किस में ज़्यादा है एटम्स, ऑक्सीजन में ज़्यादा है या आयरन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे आयरन में नहीं, ऑक्सीजन में ज़्यादा है। ऑक्सीजन में कितने हैं, 4 हैं, आयरन में 3 ही हैं। तो अब जिसमें ज़्यादा हैं, यानी कि ऑक्सीजन में 4 हैं, तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा रिएक्टेंट में कितने थे, प्रोडक्ट में कितने हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना है तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए आपने क्या किया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद क्या, एक चीज़ तो बैलेंस हो गई, यानी कि आपके ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब उसी में से आपको फिर क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। कैसे, यहाँ आप देख रहे होगे कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हैं, 8 हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। और आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आपको यह दिखाया गया है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दो चीज़ें इसमें बैलेंस हो गई। और ये कैसी इक्वेशन है, ये पार्टली आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 5 में क्या करना है, उसके बाद थर्ड जो भी रह जाता है तो उसको बैलेंस करना है। थर्ड जो भी रह जाता है उसको बैलेंस करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या थे, आयरन 1 ही था और यहाँ पर आयरन थे 3। तो आपने क्या किया, इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली स्टेप नंबर 6 में क्या हो रहा है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इस तरफ के भी और इस तरफ के भी, दोनों तरफ के हमने क्या किए, काउंट कर लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है इसको,
बट काफ़ी आसान है, एक बार अगर ध्यान से सुन लिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। और आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और इसको दोबारा से देख लेना तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अच्छी तरीके से आप समझ लोगे तो फिर आगे जितने भी आपको केमिकल रिएक्शंस दे दी जाए सारी कर लोगे। आगे 2 दी होंगी 3, वो मैं आपसे खुद ही कर पाऊँगा, आपको खुद करना होगा उनको। और देखते हैं आगे। अब स्टेप 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। कैसी हो जाए? वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो उसके लिए क्या करो, इनकी स्टेट भी बता दो। यानी कि अगर गैस है तो उसको जी से रिप्रेजेंट कर दो, लिक्विड है तो उसको एल से रिप्रेजेंट कर दो, एक्वस है तो उसको ए क्यू से रिप्रेजेंट कर दो, सॉलिड है तो उसको एस से रिप्रेजेंट कर दो, और इसके साथ में जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं लिख के ऐसे लिख दो। तो इससे क्या है, और भी इंफॉर्मेटिव हो जाएगी केमिकल इक्वेशन, यानी कि आप उसको देख के बता सकते हो कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर आयरन सॉलिड है दिखा रखी है, और यहाँ पर वाटर किस में है, स्टीम की स्टेट में है, इसलिए इसको गैसियस दिखाया है, स्टीम है वाटर। तो यहाँ पर ये सॉलिड आपको दिखा रखा है, ये गैस आपको दिखा रखा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? आगे लिखा हुआ है समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा। कैटालिस्ट क्या होता है? जो कि आप जब केमिकल रिएक्शन में डाल देते हो तो फिर वो उसकी स्पीड को बढ़ा या घटा देता है, तो वो कैटालिस्ट होता है। ठीक है। फॉर रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द इक्वेशन। तो कैटालिस्ट है कोई, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो वो हम कहाँ पर ऊपर नीचे एरो के दिखा देते हैं। जैसे टेम्परेचर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिखा रखा है 340, टेम्परेचर भी ऐसे ही दिखाया जा सकता है। सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर किसी की प्रेजेंस में कुछ हो रहा है तो वो भी दिखाया जा सकता है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है तो वो आपको दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये तो काफ़ी आसान है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके हम आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो अभी आपको बताया था क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है कि वो बर्न नहीं होता है ईजिली। अब आप उसको मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, आप उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसके साथ वो रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसलिए क्या करना पड़ता है उसके साथ, उसको पहले सैंड पेपर से साफ़ करना पड़ता है। सैंड पेपर से साफ़ करने के बाद ही फिर आगे उसको बर्न किया जाता है, जिससे वो इजीली बर्न हो जाता है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एंड दिस इज़ वेरी इजी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, इसमें आपको केमिकल इक्वेशंस दे रखी हैं और उनको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये तो अभी आपको समझाया था, ये खुद करना ना कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इनका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और वैसे भी बाद में मैं आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखे हैं, जैसे कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और पता नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी हो धीरे धीरे ही सीखता है, और केमिकल फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फार्मूला लिखने की कोशिश किया करो, लिखा करो। तो इससे क्या है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनको आप खुद करना क्वेश्चन नंबर 3 को, और इसके जो केमिकल फार्मूले लिखे हैं, सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, आपको आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन नीचे लिख रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको याद करो पहले। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप वहाँ पर नहीं लिख पाते हो, नॉर्मल आंसर लिख के आ जाते हो, तो फिर वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर पाऊँगा, ये मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू वेरी मच।